أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Okay, आज I'm not going to speak English all the time. I will speak Urdu. क्योंकि मेरी ज़्यादातर जो है मैं कोशिश करता हूँ कि जब कोई रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है तो मुझे उर्दू ना बोलनी पड़े और इंग्लिश में आई फील pretty confident. और मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है एंड स्टूडेंट आल्सो student seeking they want to they want some inspiration and they want to see a person एक ऐसे स्टूडेंट्स को ऐसे किसी शख्स को देखना चाहते हैं जो कि जिसने अंग्रेजी सीखी हो। तो सबसे पहले मैं एक बात बताता हूँ अपनी लाइफ हिस्ट्री के बारे में कि मैं कभी भी अच्छा स्टूडेंट नहीं था इन माय स्कूल डेज में। उसमें मेरे कुछ स्कूल वालों के उनके पढ़ाने के तरीक़ाकार से काफ़ी इख्तलाफात थे, लेकिन एक बच्चे को चूंकि वो स्कूल जाना होता है, पेरेंट्स स्कूल जा छोड़ आते हैं और पेरेंट्स की कुछ तवक्कुआत होती हैं कि उनका बच्चा जो है अच्छा और लाइक स्टूडेंट हो। सो मेरे वालिदैन मेरे तो चूंकि वालिद भी टीचर थे, तो इसलिए मैं उनके ऑनर में इजाफा तो करना चाहता था। और शुरू शुरू के जो मेरी क्लासेस थी मैं उनमें बाकी तलबा में प्रोमिनेंट था। नेचुरल ये कुदरती बात थी क्योंकि मेरे वालिद जो हैं वो एक टीचर थे। माफ़ कीजिएगा ज़रा तेज तेज बोल रहा हूँ। कहानी लंबी है इसलिए मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपसे शेयर हो जाए। तो हम उसके बाद जो है दरमियान में कुछ टाइम पीरियड ऐसा आया कि मेरे पर कोई नज़र रखने वाला नहीं था या मुझे मेरे हाल पे छोड़ दिया गया। तो उस वक्त मुझे अपनी मर्ज़ी करने का मौका मिल गया। तो बच्चे की मर्ज़ी यही होती है कि उसको मेहनत ना करनी पड़े। मुझे याद पड़ता है चौथी क्लास में मैं कोई अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा था। मुझे स्कूल से और तालीम से और उस्ताद से और किताब से डर लगना शुरू हो गया था। और एक दफ़ा पता नहीं मैं किसी एग्ज़ाम में या टेस्ट में फ़ेल हुआ तो मैं अपनी बदी के चूँकि उनकी शादी हो चुकी थी उनके और मेरी उनके साथ अटैचमेंट भी थी, अभी भी है। तो मैं उनके पास जाके बहुत रोया। उस वक़्त मेरी चूँकि वो सबसे बड़ी थी और मैं बहन भाइयों में चौथे नंबर पे हूँ। तो उसने मुझे सँभाला, मुझे प्यार किया और मुझे जो है तसल्ली दी, कुछ डाँटा भी। उसके बाद मुझे लगा कि मैं कुछ ठीक नहीं कर रहा। फिर इत्तेफ़ाक से मैं अब 5वीं क्लास में था कि मुझे एक गाँव के स्कूल में जो है जाने का मौका मिल गया क्योंकि मेरा बड़ा भाई और छोटा भाई गाँव में वालिद साहब के पास रहते। तो मैं चूँकि शहर में था गुजरांवाला में और अपनी वालदा के पास था। तो जब हम सारे बहन भाई इकट्ठे हुए तो मैंने देखा कि मेरा बड़ा भाई जो है वो स्कूल में ना छोटा था तब मेरे छोटा वाला जो है वो स्कूल में वो जो लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, वो पढ़ा करता था असेंबली में। तो मुझे भी उसको देखते हुए और मेरे वालिद का चूँकि वहाँ पे गाँव में काफ़ी अच्छा जान पहचान ये समझे उनका अच्छा नाम था। तो मेरे से भी लोग तो करते थे कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ। और मुझे उन्होंने पकड़ पकड़ के अपने भाई के साथ खड़ा कर दिया और मैंने वो दुआ याद कर ली और फिर जैसे वो पढ़ता था मैं भी उसके साथ पढ़ता था। उसके बाद मैं जो है क्लास 6 में आ गया, बड़े स्कूल में चला गया। तो वहाँ मेरा बड़ा भाई था और वो जो है लब्बे दुआ बन के तमन्ना मेरी पढ़ा करता था। तो फिर मुझे वहाँ पे भी जो है उसके साथ ही ये दुआ जो है वो पढ़ने का इत्तेफाक हुआ और मैं असेंबली में हम दोनों भाई ही पढ़ा करते थे। फिर मैं शहर आ गया तो वहाँ पे जो दोबारा मैंने एक हाई स्कूल ज्वाइन किया। मुझ पर इस मामले में मेहरबानी करने वालों में काजी मुनव्वर साहब का बहुत हाथ है। और वो अ, मेरे मेरी मम के भाई थे और स्कूल के हेड मास्टर थे। तो गालिबा कान था कि जिस बड़े स्कूल में क्योंकि उसी स्कूल में मेरे वालिद भी पढ़ाते रहे थे। और लेकिन मुझ में कोई ऐसी खास बात नहीं थी कि मुझे उस स्कूल में दाखिला मिल जाता। लेकिन बड़ों की शक्कर, लेकिन कोई कोई कह नहीं सकता कि किस बच्चे में कितना टैलेंट है। तो मुझे जो है नालायक बच्चों की क्लास में यानी
सी सेक्शन में मुझे गालबन सबसे लोएस्ट जो बॉटम लाइन पे मुझे जो है वो डाल दिया गया। और अक्सर जो हैं जो असातिज़ा जो थे उनके हाथ में जब आते थे उनके हाथ में एक स्टिक होती। लेकिन मुझे अफसोस है कि बहुत से असातिज़ा हैं जो शफ़क़त से, प्यार से, मोहब्बत से जो मुझसे मेरी जो छुपी सलाहियतें थीं, जो कुछ कर गुजरने का जो मुझ में एक जुनून था उसको डिस्कवर ना कर सके। क्योंकि उस्ताद का जो एक तरीक़ाकार होता है वो तमाम बच्चों के लिए होता है और तमाम बच्चे एक जैसे नहीं होते। तो लिहाजा वो कोई नई चीज़ अपनाते नहीं हैं। उनका एक जो है मौला बख्श जो है वही जो है बच्चों को दुरुस्त करता है। बच्चे ने सीधी बात है, बच्चे ने काम नहीं किया, फेंटा लगा उसको, उसको ड्राओ धमकाओ, नेक्स्ट टाइम जो है वो काम करने पे लग जाए। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरा भी उल्लू बनाया गया और मुर्गा बनाया गया और बात करते हैं स्टिक्स पड़ी और मुझे उसका दुख रहा कि मेरे उस्ताद ने मुझे मारा है और बहुत ही मारा है। गालबन वो चाहता है कि मैं स्कूल छोड़ के चला जाऊँ। एनीवे एक तरफ मेरे घर वाले थे जो ये तवक्को करते थे कि मैं पढ़ जाऊँ, दूसरी तरफ मेरे लिए राह फरार थी। फिर मैंने समझदारी वाला फैसला किया, मैंने कहा नहीं, मैंने भागना नहीं है और मैंने मार भी नहीं खानी। और फिर मैंने ऐसा ऐसा कुछ तवज्जो जो है थोड़ी तालीम पर देनी शुरू कर दी। लेकिन मेरा स्कूल वालों से एक इख्तलाफ था कि जब हम स्कूल में हैं तो हम पढ़ते हैं, तो जब हम घर जाते हैं तो हमें खेल कूद करना होता है, तो हमें वहाँ पे घर में हम क्यों पढ़ें जो होमवर्क दे देते हैं। और मैं आज के दिन तक इस बात के खिलाफ है। स्कूल की एक्टिविटीज़ घर में नहीं लानी चाहिए, जैसे हम घर की एक्टिविटीज स्कूल में नहीं लेके जाते। तो ये वाला जो है होमवर्क वाला सिलसिला बंद होना चाहिए। और ये जो होमवर्क अगर इतना ही ज़रूरी है तो उसको क्लास टाइम में ही करवा देना चाहिए, ताकि एक माहिर उस्ताद की ज़ेर निगरानी होमवर्क जो है मुकम्मल हो जाए। इस सिलसिले में मुझे एक मास्टर हमारे हुआ करते थे क्लास 3 में, मास्टर भैया। वो चूँकि वो उर्दू स्पीकिंग थे, पता नहीं कराची से आए थे कहाँ से आए थे, तो ही वॉज वेरी नाइस। वो अपना जो होमवर्क था बच्चों को स्कूल में ही करवा के भेजते थे और गालबन क्लास टाइम के बाद करवाते थे, क्योंकि थोड़ी सी ट्यूशन टाइम जो वो वहीं से कर लेते थे और हम उनको उनके लिए मुनासिब जो हैं कोई उस ज़माने में कोई 1-2 रुपये होती थी ट्यूशन जो हम उनको दे दिया करते थे। लेकिन सबसे बढ़कर उनका प्यार। मास्टर अताउल्लाह साहब जो थे वो मारते थे और छोट क्लास 1 में था तब मुझे याद पड़ता घंटा लगाते थे। लेकिन वो उनका अंदाज जो था वो इस कदर प्यार करने वाला था कि उनकी मार की हमें तकलीफ नहीं होती थी। अब ये समझें कि जब ब्रेक टाइम में वो 10-15-20 मिनट की जो ब्रेक होती है इस दौरान जो है वो तमाम बच्चों की कलमें जो है अपने हाथ से, उनकी जेब में एक चाकू होता था जो वो लेके आते थे और तमाम बच्चों की कलमें खुद बना के वो दिया करते थे। बच्चे, छोटे बच्चे, 6-7 साल का बच्चा कलम तोड़ देता है, आपको पता है, या उसकी कलम नहीं, और उनका ख्याल था कि कलम अगर ठीक नहीं होगी तो लिखाई भी ठीक नहीं होगी, तो तकिया लिखवाते थे हमारे ज़माने में, कापियाँ वगैरह नहीं हुआ करती थी। चलिए मैं अब उसके बाद जो है कुछ मुझे जो मेरे मोहसिन उस्ताद हैं जिनके लिए मैं अभी दुआ हूँ, मास्टर मदर साहब हैं, मास्टर ताला साहब हैं, मास्टर भैया हैं, ये मेरे प्राइमरी जो हैं स्कूल के साथ हैं। और कुछ जब मैं गांव में गया तो वहाँ पे भी इस्तिद जो हैं वो बड़े मेहरबान थे। और वहाँ हम मैं सारी ज़िंदगी जो है जो मैंने तालीम हासिल की, हम ज़मीन पर बैठा करते थे और उस्ताद जो है वो कुर्सी पर बैठा करता था। और तालीम हासिल करने का यही तरीका है। उसके बाद जो है जब हम थोड़े से समझदार हुए, शायद उन्होंने ये समझा कि बच्चों को जो है अब कुर्सियों पर बिठा दिया जाए और टीचर को बड़ी कुर्सी पर बिठा दिया जाए। तो ये भी एक बात थी, ये दोनों के लिए अच्छा था, स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए भी। खैर खुदा खुदा करके 6 में मैंने किसी न किसी तरीके से अपनी किताबों को सजा सजू के उन्हें अपने होमवर्क में है करने शुरू कर दिया। और खलासे हुआ करते थे, जैसे उस्ताद थे हमारे साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, हमें भी खलासे लेकर उनकी मदद से होमवर्क करके जो है स्कूल में जमा करा देना चाहिए। तो ऐसा को तैसा जैसे वो करते हैं वैसे भी फिर आगे स्टूडेंट्स को कुछ स्ट्रेटजी जो है वो अपनानी पड़ती है, बजाय इसके कि हम जो है वो जो है कोई काम ही ना करें और स्कूल में जो है मार भी खाए, रुसवाई भी हो। तो इससे बेहतर है आप कोई खलासा जो है उसकी मदद से काम कर डालें।
اور اگر اسکول میں ٹیچر نے نہیں کوشچن کرائے تو بچہ اگر نہیں کر سکتا تو کیا کرے وہ؟ ٹھیک ہے، تو کلاسیں جو ہیں وہ بہترین ہے، اور کلاسیں سے کام کرنا بہرحال بچے کو اس لیول پہ لے آتا ہے کہ اس کی فیل ہونے کی یا پیچھے رہنے کی عادت چھوٹ جاتی ہے۔ تو یہ ہیں میں کچھ ایسی ہی اس زمانے میں میں نے کچھ خلاصہ جات ہیں وہ ڈسکور کر لیے تھے، لیکن لاپرواہی کا عالم جو ہے بہت تھا ابھی اس دوران میں جو کہتے ہیں نارملی میں کہا کرتا ہوں 14 سے 24 سال کے بچے کی جو عمر ہے یہ نافرمانی کی عمر ہوتی ہے، اور کم بچے ہوتے ہیں جو اس وقت جو والدین جو ہیں ان کی باتوں کو مانتے ہیں سنتے ہیں، کیونکہ یہ اس ایج میں بچے انڈیپینڈنٹ ہونا شروع کر دیتے ہیں اپنے، وہ کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتے، وہ بھی یوزفل بننا چاہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں، ان کی اپنے پلاننگس ہوتی ہیں۔ تو دس از نارمل، صرف والدین کو ان پر نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور بچوں کو بھی چاہیے کہ والدین کی باتوں کو بالکل نظر انداز نہ کریں۔ اب چونکہ اس ایج میں جو ہے ایک والد بھی ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ بعض کا والدین بچوں سے بہت ناراض ہو جاتے ہیں اور بچے والدین سے بہت فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، تو یہ بریک اپ جو ہے وہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرا بڑا بھائی ہے، انہوں نے والد صاحب کی بہت تابع داری کی اور آج ایک اچھے مقام پر بھی ہے، اور ہم تین بھائیوں میں وہ بہترین ہے۔ تو انگلش لینگویج کے حوالے سے یہ بات چیت ہے، اور میں اپنا ہسٹری ماضی بتا رہا ہوں۔ 8ویں کلاس میں تو مجھے پاس ہونے کی کوئی امید نہیں تھی، 9ویں میں اور 10ویں میں جاتے ہوئے مجھے یاد ہے 8ویں میں سے ایک مضمون میں پاس تھا، بڑی مہربانی اسکول والوں کی، انہوں نے مجھے فیل نہیں کیا، اور 10ویں میں میں نے اس بات کا حق ادا کر دیا کہ میں جو ہے ان کو بتاؤں گا کہ میں نالائق اسٹوڈنٹ نہیں ہوں اور میں پاس ہو کے دکھاؤں گا، اور میں نے ارادہ کر لیا کہ میں نے 8 کے 8 مضامین جو ہیں وہ میں نے پاس کرنے ہیں، اور پھر میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اور والد صاحب ٹیچر تھے، وہاں سے مجھے میتھ کے سلسلے میں کافی رہنمائی مل جاتی تھی، اردو میں بھی مل جاتی تھی، اسلامیات میں مل جاتی تھی، تو باقی میں نے خود بھی کوششیں کی۔ تو 10ویں میں میتھ کا ہوم ورک نہ کرنے کی وجہ سے مجھے اسکول سے بھی نکال دیا گیا، لیکن بڑی مہربانی میرا بڑا بھائی جو ہے، والد صاحب تو میرے ساتھ نہیں گئے مجھے واپس داخل کرانے کے لیے، تو ماں میری فکر مند تھی، اس نے میرے بڑے بھائی کو بھیجا، میرے بڑے بھائی نے میری ضمانت دی، تو تب مجھے خیال آیا کہ بھائی پہلے تیری اپنی مرضی تھی، تیری اپنی عزت بسی کا مسئلہ تھا، اب تیرے بھائی کی عزت بسی کا مسئلہ ہے، اب تو نے ضرور محنت کرنی ہے اور تو نے پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد میں نے پڑھا پھر میرا جب اسکول سے جب بورڈ کے ایگزام کے لیے جو داخلے کے لیے جو فارم فل کر کے کیا تو اس میں میرا بی گریڈ تھا، کیونکہ میرا پریویس کوئی اتنا اچھا نہیں تھا، رزلٹ جو ہیں تو آخری 2 ٹیسٹ جو تھے شاید وہ اچھے تھے، میں نے پہلی دفعہ کچھ پیپر جو ہیں وہ پاس کیے تھے، اور میٹرک کے پیپر میں نے سارے جو ہیں مضامین میں نے پاس کر لیے، جو مجھے یاد نہیں پڑتا میرے کتنے مارکس سے، تاہم سی گریڈ تھا 475 سم تھنگ آؤٹ آف 850 اتنے تھے تقریباً۔ اور میرے ٹیچر جو ہیں وہ مجھے اس سارے دوران 6 سے لے کر 10ویں تک، کیونکہ ہمارے یہاں میرے زمانے میں انگلش کا جو پڑھانے کا جو عمر اسٹارٹ ہوتا تھا وہ کلاس 6 سے ABC ہم سیکھتے تھے، وہاں سے اسٹارٹ ہوتا تھا، تو 5 سال میں سارے جو ہیں معین الترجمہ گرامر، اور اس میں ہیں جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ مجھے بہت ڈراتے تھے، جیسے ورب ہے، ناؤن ہے، پریپوزیشن ہے، اور اس طرح کے الفاظ بے تحاشا، اور ساری زندگی میں ان سے ڈرتا رہا، اور میں نے انگریزی کو سمجھنے کی کوشش، میرا حوصلہ ہی نہیں پڑتا تھا، میری توجہ بٹ جاتی تھی، تو میں جب میرا حوصلہ ٹوٹ جاتا تھا تو پھر میں زیادہ کوشش نہیں کرتا تھا، تو پھر جو ہے کسی کام کاج میں مصروف ہو جاتا، اور اس کے بعد جو ہے میں انٹر میں آیا، تو انٹر میں بھی میری میٹرک تو میں انگلش میں نے پاس کر لیا، وہاں پہ میرا مائی ٹیچر مائی بیسٹ فرینڈ اس طرح کے مضمون ہوتے ہیں، تو میں نے کوئی یاد کر لیا ہوگا، ایک آدھی اسٹوری یاد کر لی ہوگی، جیسے آئی تھی سی آئی میں نے لکھ دی، پاس ہو گیا۔ انٹر میں سلیبس بڑھ گیا، کتابیں زیادہ ہو گئیں، مسٹر چپس بھی آ گیا، اور بھی مجھے کتابوں کے نام تو یاد نہیں، ایک یاد ہے ہز فرسٹ فلائٹ، بگلے کی پہلی فلائٹ جو ہے، اچھا امتحان جو ہے اس وقت کمپوزٹ ہوا کرتا تھا، 2 سال بعد ایف اے کا امتحان ہوا کرتا تھا، یعنی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر والا سسٹم نہیں تھا، تو میں نے پیپر دیا، میں انگریزی میں فیل ہو گیا، دوسری میری بات یہ تھی کہ میں نے شاید انگریزی میں وہاں پہ میتھ رکھا ہوا تھا، اور میتھ انگلش میں تھا،
اور ٹیچر آتا تھا انگریزی میں، میرا انگریزی میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، کیونکہ میرا خیال تھا میں نے پاکستان میں کون سے انگریز رہتے ہیں، اور میں اردو بول سکتا ہوں، اردو سمجھ سکتا ہوں، تو مجھے انگریزی کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ بات اسی وجہ سے میں نے جی ہاں انگریزی کو نظر انداز بھی کیا، اور میں نے انٹرسٹ شو نہیں کیا، تھا بھی نہیں، تو میں اس کو بائی پاس کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اس کا مجھے آگے جا کے پتہ چلا کہ کتابیں جو ہیں وہ ساری انگلش میں ہوتی جا رہی ہیں، اور میتھمیٹکس میں نے رکھ لیا جو کہ میرا اس میں انٹرسٹ تھا۔ آرٹس کا اسٹوڈنٹ تھا، ایک ہی اسٹوڈنٹ تھا جس نے آرٹس کا اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے میتھمیٹکس کو چنا تھا، کیونکہ وہ آپشن دی ہوئی تھی تو میں نے اس کو جو ہے سلیکٹ کر لیا۔ اور اس کے بعد میں جو ہے جب میں اسٹڈی کرتا رہا تو وہ جو ٹیچر آتے تھے ماسٹر پروفیسر رشید صاحب، پتہ نہیں اللہ جنرل نصیب کرے، اگر وہ زندہ ہے تو خوشحال ہوں، تو وہ جو ہے آیا کرتے تھے، چھوٹے سے قد کے تھے، انگریزی بول بول کے چلے جاتے تھے، ہی واز ویری گڈ، بہت اچھے ٹیچر تھے۔ لیکن انہوں نے بھی جو ہے مجھے میری جو یہ کم انگریزی اچھی نہ ہونے کی وجہ سے مجھے کافی ٹانٹنگ کرتے تھے، میرا حوصلہ ٹوٹتا تھا، لیکن میں نے وہ سبجیکٹ نہیں چھوڑا، اور میں نے پھر ٹیوشنیں رکھی انگلش، اس وجہ سے میری انگلش بھی ویک ہی رہی۔ اور ایک ٹیچر جو ہوم ٹیوٹر تھے ان سے میں نے ان کی خدمات میں ایگزام سے کچھ ایک دو مہینے پہلے میں نے لی، میری والدہ چاہتی تھی کہ میں پڑھ لکھ جاؤں، اور انہوں نے تمام جو ہیں ایفرٹس، تمام جو ہیں کوششیں جو ہیں اس بات پہ لگا دی کہ میں پڑھ جاؤں۔ تو انٹر میں بھی مجھے جو ہے کوئی خاطر میں نے پاس تو ایگزام کر لیا کسی نہ کسی طرح سے، لیکن اس کے بعد جو ہے میں نے چھوڑ دیا، اور اس دوران ہمارے کچھ انٹرسٹ بھی جو ہیں وہ ہوتے ہیں بچوں کے، آپ کو پتہ ہے دلچسپیاں کچھ اور بڑھ جاتی ہیں، اور طرح کی ہو جاتی ہیں، میچورٹی مجھ سے نکلنی شروع ہو جاتی ہیں، 10 سال پہ بال سیدھے کرنے شروع کر دیتا ہے، اور میں اس زمانے میں فٹ بال بھی کھیلا کرتا تھا، اور میرا کچھ ٹائم وہاں پہ بھی صرف ہو جاتا تھا۔ اس کے علاوہ مجھے آرٹ پینٹنگ وغیرہ جو ہیں ایک ایسا شوق تھا جس میں میرا کافی ٹائم جو ہے وہ گزر جاتا تھا۔ پھر ایک وقت آیا میں نے یہ ساری چیزیں جو ہے ایک طرف کر دی، میں نے سوچا بھی اب میری تعلیم ختم، میں نے نہیں پڑھنا، ختم، میں مجھے اتنی تعلیم حاصل کرنی تھی کر لی، اور اب مجھے جو ہے پروفیشنل لائف کی طرف آنا چاہیے، مجھے کمانا چاہیے، کیونکہ والد کا جو پروفیشن تھا وہ میں اڈاپٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، ٹیچر میں بننا نہیں چاہتا تھا، اور بزنس کا جو ہے وہ ہمارے ہاں کوئی ایسا کوئی ایگزامپل نہیں تھی، میرے ارد گرد جتنے بھی میرے فیملی ممبرس تھے وہ جاب کرنے والے تھے، اور جاب بھی میں کرنا نہیں چاہتا تھا، میں انڈیپینڈنٹ ہو کے کمانا چاہتا تھا، تو اس کلاس میں مشکل میں میں تھوڑا سا الجھا رہا، اور میری زندگی ایسی آگے بس آپ کو پتہ دن رات تو رکتے نہیں، وہ تو اپنی ڈگر پہ چلتے جاتے ہیں، دیکھتے نہیں کوئی بندہ پیچھے رہ گیا ہے یا نہیں رہ گیا، وہ اسی ٹائم پہ 8 بجتے ہیں اور پھر 10 بج جاتے ہیں، 11 12 سوئی چلتی رہتی ہے، بالکل لحاظ نہیں کرتی۔ اچھا اس کے بعد جو ہے پھر میں جو ہے اپنی بہن کے گھر چلا گیا، کیونکہ میرے اس کو بہن ہوئی جو ہے تربیلا ڈیم میں تھے، میں خیال تھا وہ مجھے کسی کام شام میں لگوا دیں گے، تو مجھے اس چیز کا احساس نہیں تھا کہ میں ان پہ بوجھ بن رہا ہوں، میرا خیال تھا، لیکن انہوں نے محسوس کرنا شروع کر دیا بھی آگے ہے تو اس کے لیے کوئی جاب شاب وہ ڈھونڈیں، اور انہوں نے مجھے کہہ کلا کے ایک جگہ پہ لگوا بھی دیا، اور فائنلی میرا جو ٹکنا ہوا وہ یہ تھا، میرے وہاں پہ ایک میرے بہنوئی کے بھائی جو تھے وہ بھی تو میرے کزن ہی ہیں سب جو انسان، انہوں نے وہ اس وقت وہاں نیس پارک میں بیچنگ پلانٹ پہ لگے ہوئے تھے، تو مجھے انہوں نے وہاں پہ اپنے ساتھ ہی لگوا لیا، میں لیب اسسٹنٹ تھا، ریت گرم کر کے اس میں بتانا پانی کتنا تھا، کتنا سوکھ گیا ہے، اور اس طرح سے بجٹ بھی گرم کر کے بتاتے ہیں، پہلے گرم کرنے سے پہلے اس کا ویٹ کتنا تھا اور آخر میں کتنا رہ گیا، تو اس طرح کے جو ہے ہم فارم شام فل کرتے تھے، اور ایک اور بڑی اچھی انہوں نے ڈیوٹی لگا دی کہ ٹمپریچر کو تم نے نوٹ کرتے رہنا ہے، ایک ایک گھنٹے بعد، حالانکہ وہاں پہ کارڈ لگا ہوتا تھا، لیکن پھر بھی کسی ایمرجنسی بچنے کے لیے وہ ضروری تھا کہ وہاں پہ کوئی بندہ موجود ہو، تو میں جو ہے وہاں پہ موجود رہتا، رات کو سونا نہیں تھا لیکن کمفرٹیبل تھا، وہ بہت اچھی اینڈ بڑی پلیزنٹ لائف، بڑی خوشگوار زندگی وہ جو ہے وہ میری زندگی کی یادگار لمحے ہیں۔ تربیلا ڈیم کے اوپر جو ہے آنا جانا گھومنا پھرنا، تو یہ زندگی کے بڑے یادگار لمحے میں آج never forget، اور اس میں نیس پارک میں پھر میں نے 100 میٹر کی ریس جیتی،
तो ये मैं प्रोमिनेंट हुआ। और यस आई एम समबडी, ओके। फुटबॉल भी वहाँ पे कुछ खेला करता था, लेकिन अब वो रूटीन नहीं थी पहले वाली। तो करते करते ये मेरी इस तरह से एटीज़ जो हैं वो स्टार्ट, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द एटीज़ था, 81 82, 1981 82 की बात है। तो फिर यहाँ 6 माह बाद मुझे ख्याल आया कि मैं जो है मैं पढ़ूंगा और मैंने बीए करना है। तो मैं बगैर तैयारी के आ गया, मैं जो है पेपर मैंने दिए। और ज़ाहिर है बीए को आसान काम तो नहीं, अंग्रेजी जिसको नहीं आती उसका बीए कब होता है, कहते हैं अंग्रेजी में फेल तो सब में फेल। और अंग्रेजी अगर पास कर ली तो आपका बीए पास हो गया। तो अंग्रेजी ही आती नहीं थी, अंग्रेजी ही में अब मैं सीखना चाह रहा था, लेकिन अंग्रेजी मुझे हाथ नहीं लगाने दे रही थी। तो फिर जो है मैंने पेपर दिए तो सब में फेल हो गया। वेल, आप कहेंगे कि यह फेल होने वाली आदत कौन सी जो है अच्छी आदत है। आई माई सेल्फ नेवर लाइक इट, मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन ये एक पहला कदम था मेरी जो है तालीम में आगे बढ़ने का। तो मुझे इस पे ज़्यादा अफसोस नहीं हुआ, लेकिन मेरे बड़े भाई जो हैं वो इस बात का मजाक उड़ाया करते थे, मैंने उनका टोटली फेल। तो उन्होंने भी मुझे जोर से दिखाया इस पे। रिएक्शन तो आ रहा, फिर आना था, पढ़ के दिखाना था। और दूसरे मेरे वाले साहब टीचर थे, उन्होंने भी कह दिया नहीं तू नहीं पढ़ सकता। वाले साहब से मैंने एक शर्त तय कर ली, मैंने कहा जी अगर मैंने पढ़ लिया आप मुझे 500 रुपया देंगे। उस जमाने में 500 रुपया काफ़ी अच्छी हैंडसम अमाउंट थी, जो 5,000 था मैं याद कर देता था। तो उन्होंने इस बात को मान लिया। बस फिर क्या था, फिर जो है मैंने सारी चीज़ें, मैंने उर्दू भी पढ़ना छोड़ दी, उर्दू की किताबें पढ़ना छोड़ दी। उर्दू म्यूज़िक भी नहीं सुनना, अंग्रेज़ी म्यूज़िक सुनना है, अंग्रेज़ी खबरें सुननी है। उस वक्त टीवी में इंग्लिश खबरें भी आया करती थी, अब तो चेंज हो गया, टीवी का सिस्टम भी बदल गया। तो वहाँ से भी मैं कुछ इम्प्रूव करता, अंग्रेज़ी के कार्टून देखता, वहाँ से भी इम्प्रूव करता। तो हर बेहतर तरीके से मैंने अंग्रेजी को इम्प्रूव करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं हो रही थी। फिर मुझे वाला साहब की एक बात जो है कि जो चीज़ आपको समझ नहीं आती उसको ज़बानी याद कर लो। वो शायरी के बारे में बता रहे थे कि जिस शेर की आपको समझ नहीं आती आप उस शेर को ज़बानी याद कर लें तो आपको खुद खुद पता चल जाएगा कि इसमें क्या है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने फिर अंग्रेजी की किताबें पढ़ना शुरू कर दी। मैंने ये ख्याल ही नहीं किया कि इसका मतलब क्या है, जो भी अंग्रेजी की किताब मेरे हाथ लगी मैंने पढ़ डाली। किसी ने कहा ग्रामर की किताबें पढ़ो, मैंने ग्रामर की किताब में हर किस्म की ग्रामर, मेरे घर में बीसियों ग्रामर की किताबें पढ़ी थी। मैं इस दौरान मैंने टेलीफोन महकमे में नौकरी भी ज्वाइन कर ली थी, मुझे वहाँ से जो पैसे मिलते वो सारे किताबों में लग जाते। तो बेशुमार ग्रामर की मैंने किताबें खरीदी। और उसके बाद जो है मैं जो है चला गया, अल्लाह भला करें, टेलीफोन में भी साथ साथ क्योंकि टेलीफोन डिपार्टमेंट में था तो मैंने जो प्रिंसिपल साहब थे उनसे दरख्वास्त की, मैंने कहा जी मुझे एक चांस दें, मैं जो है तालीम कंटिन्यू करना चाहता हूँ वरना मैं हमेशा के लिए इधर ही रह जाऊँगा। तो उनको भी मेरे से काम पड़ता रहता था, तो लिहाजा वो बड़ी मेहरबानी हुई, कुदरत ने राह हमवार की और मैंने जो है वहाँ पे बीए में दाखिला ले लिया। और चूँकि मेरी आर्ट में पेंटिंग में थोड़ी दिलचस्पी थी तो मैंने एक अपने जो क्लास फेलो था जो कि उर्दू लिटरेचर पढ़ रहा था, मैं भी उर्दू लिटरेचर पढ़ता था, उर्दू अदब। तो उसके पास एक किताब थी जिसपे मैकबेथ का जो ड्रामा था उसका टाइटल पेज था, जिसपे 3 चुड़ैलें बनी हुई थी। तो चूँकि वो एक अजीब सी तस्वीर थी तो मैं उसको नेचुरली, मेरा उसमें उसको देख कर मेरी तवज्जो उस तरफ हुई, तो मैंने उससे पूछा ये पतली सी किताब क्या है। तो उसने मुझे कहा कि ये ड्रामा है, शेक्सपियर का लिखा हुआ है। मुझे उस वक्त नहीं पता था शेक्सपियर कौन है। तो उसने, मैंने कहा कि एक, उसने कहा लिटरेचर है। तो मुझे लिटरेचर का कोई अंदाज़ा नहीं था क्या होता है। तो मैंने कहा अच्छा मैं तुम्हारी क्लास ज्वाइन करके देखना चाहता हूँ कि इसमें लिटरेचर में क्या होता है। तो तब जो है उन्होंने मैं उसके साथ गया। तो बस मैंने एक टीचर आया, तो टीचर जो है पर अंग्रेजी बोली जा रहा था, उसको तो पता ही नहीं, जैसे उर्दू पंजाबी आती नहीं, सिर्फ अंग्रेजी बोल रहा था, शेक्सपियर पढ़ रहा था, ट्रांसलेट कर रहा था। और मुझे खैर कुछ समझ तो नहीं आ रही थी, लेकिन ये मैंने दिल में इरादा कर लिया कि अब जो है अगर इस शख्स से तू ज़्यादा इंग्लिश सीख गया तो समझ लेना कि तूने बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो वहाँ से मेरा सफ़र जो है वो शुरू हो गया और मैंने किताबें जो हैं फिर
पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, मैं पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया। मेरे घर वाले भी हैरान, और मेरे शायद उस वक्त तो फैमिली मेम्बर जो हैं वो हम काफ़ी ज़्यादा जो हैं, कोई की शादी, जब मेरे कज़न वज़न से बहुत कुछ की शादियाँ हो गई, कोई कहाँ चला गया, कोई प्रोफेशनल कोर्सेज में, कोई किधर कोई किधर कोई किधर। तो मैं जो है अपनी जो है इस तालीम में लग गया, और फिर जो है अ, मुझे मसरूफियत मिल गई, और इस तरह से मेरा वक्त गुजरना शुरू हो गया, वरना तो वक्त ही नहीं गुजर रहा था। जिंदगी बड़ी तवील होती नजर आ रही थी। अच्छा, तो मैंने जो है इस तवील जिंदगी को इस तरह से मसरूफ किया, फिर वक्त जो है वो आसानी से कटने लगा। तो इसका मैं जब अपने किसी प्रोफेशनल लाइफ में भी जाता, सड़क में भी जाता, तो मैं उस वक्त भी मैं अपन किताबें पढ़ता जाता, जब वापस आता तो भी पढ़ रहा था, रात को रो सोता तो भी टेप रिकॉर्डर कानों में लगा कर सोया करता था, ताकि मुझे कोई स्टोरी, कोई कहानियाँ अपनी रिकॉर्ड की हुई जो है वो मुझे कानों में चलती रहती थी। तो इस तरह से ये मेरी स्ट्रगल थी, क्योंकि मेरे पास रहनुमाई नहीं थी। और मेरे पास जो रहनुमाई थी वो यही थी कि आप जो है इंग्लिश पढ़ें, ग्रामर पढ़ें। और ग्रामर ही को उन्होंने अंग्रेजी बना के मेरे सामने पेश कर दिया, तो मैंने उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाया। फिर खुदा से भी है दुआ करता रहा, या अल्लाह तू मेरी रहनुमाई फरमा। और फिर एक दिन 5 साल बाद एक दिन ऐसा आया मेरी ज़िंदगी में कि मुझे अभी ये मैं लिटरेचर की वजह से मेरे नंबर कम आए थे, लेकिन जो कंपल्सरी सब्जेक्ट इंग्लिश थी उसमें ठीक थे। मैं पास हो गया था, आसानी से पास हो गया था, क्योंकि अंग्रेजी में 50-60 नंबर 100 में से बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं। तो 200 में से अगर आपके 100 आ जाते हैं, 100+ आ जाते हैं, तो ये बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं। 60 से ऊपर अंक जो है किसी प्रोफेसर को इजाज़त ही नहीं है कि बीए में वो आपको मार्क्स दे। तो उनकी कोशिश ये होती है कि आपके मार्क्स 33, 34, 35, 40 इसके करीब करीब रहें, और बात साहब की बड़ी मुश्किल से अंग्रेजी पास हो, ताकि आपको किसी जॉब वगैरह जो है आपको ना मिल सके। सारा पाकिस्तान ग्रेजुएट हो जाएगा तो ये करेगा क्या, जॉब जॉब कौन देगा इनको। तो हमारे यहाँ ये भी तालीम का मतलब होना हड हराम है, आसान जरिया मुआश है, यानी बस कलम पेपर पेंसिल हो और कोई काम ना हो। ठीक है, और इसी से हम जमा तफरीक से पैसे कमाना चाहते हैं। जिस्मानी मेहनत मशक्क़त वो हम कहते हैं ये अब हमारे लिए नहीं है। और बैठ के हमें या यूँ समझें कि हराम खाने का एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। हम सिक्योरिटी से कुछ लोगों के सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि वो जॉब करें, लेकिन हर पढ़ा लिखा बंदा जो है वो उसको जॉब में नहीं पढ़ना चाहिए। उसको कुछ काम काज भी करना चाहिए, यानी बैठे बैठाए, लेकिन पैसे ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं। एक बंदे को बैठ बैठाए 1 लाख रुपया मिल जाए तो उसको क्या ज़रूरत है कोई और काम करने की, वो रेडी छापा क्यों लगाएगा। तो अगर रेडी छापे में ज़्यादा पैसे, अब ऐसा हो रहा है, आप लोग जो हैं मार्केटिंग में और इस तरह के कामों में ज़्यादा पैसे कमाना शुरू हुए हैं, तो लोग इस तरफ भी आना शुरू हो गए हैं। तो मैं जो है हम बात अंग्रेजी के हवाले से कर रहा था। तो ये मेरा अंग्रेजी का सफ़र था, यकीन माने बहुत वक्त पहले मैंने और टीचरों से भी बहुत कंसल्ट किया, लेकिन हर बंदा जो है जो मेरी जो आउटकम थी उसके अपोजिट था। मैं ये इस नतीजे पे पहुंच चुका था कि जो ग्रामर है ये लैंग्वेज नहीं होती। और मैंने जो इस दौरान जो है अपनी जो रूटीन अपना रखी थी वो ये थी कि मैंने अंग्रेजी पढ़नी है, मैंने तर्जुमे की ट्रांसलेशन की बिल्कुल परवाह नहीं करनी है, क्या है ये खुद ही मुझे बताएगी कि इसमें क्या मीनिंग है। और मैंने इसको लाउड पढ़ना है, और ये मैंने इसको बैठ के नहीं पढ़ना किसी चेयर में बिस्तर में, मेरे मैंने इस तरह नहीं पढ़ना, मैंने जो है खुले मैदानों में बैठ के पढ़ा। और जिस जब तक पढ़ा मैंने इसको चलते फिरते पढ़ा, और काफ़ी जो है मेहनत मशक्क़त की। उसके बाद जो है मैं फिर इस नतीजे पे हतमन पहुंच गया कि अंग्रेज़ी जो है ग्रामर जो है वो अंग्रेज़ी के लिए मस्ट नहीं है। और ये ग्रामर जो हमें पढ़ाई जाती है जिसमें डेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस और इस तरह के अल्फाज होते हैं, टर्मिनोलॉजी, वर्ब, नाउन, ये वो, मैंने आपको पहले बताया मेरे दिल में तो शुरू से इनका खौफ बैठा हुआ था और ये मुझे पढ़ने नहीं दे रहे थे। अब जब कि मैं अंग्रेजी उस ज़माने में मैंने बोलनी भी शुरू कर दी थी, और कुछ काफ़ी हद तक 50% टाइम मैं कामयाब भी था। और जो मुझे सीनियर जो टीचर वीचर थे उनको 1-2 क्वेश्चन का जो जवाब भी मैं दे लेता था। तो बाद मामलात में कुछ सर्टन टॉपिक्स में तो मैं तकरीर भी कर सकता था। तो ये जो है इस तरह से मैंने अंग्रेजी का जो है मेरा स्टार्ट शुरू हो गया। और मैंने
ایک اور ایکسپیریمنٹ میرے ذہن میں تھا کہ تم نے ایسے یعنی انگریزوں کے ماحول میں جائے بغیر جو ہے تم نے انگریزی سیکھنی ہے، اور یعنی پاکستان میں رہتے ہوئے انگریزی سیکھنی ہے۔ تو میں نے وہ جو ہے انگریزی کو پھر سیکھا، حد ہو گئی ہے بھائی، یہ تو بند ہوا پڑا ہے، آئی ڈونٹ نو کب سے۔ تو ریکارڈنگ کہاں ہو رہی ہے بھائی؟ چلو ہو رہی ہے، جب ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو ہونے دیں پھر۔ تو وہ جو ہیں پھر میں نے